जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में जो केमिस्ट्री में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो है सेट 1 की तैयारी कर चुके हैं, सेट 2 की तैयारी करेंगे आज, जो कि जीए सेट इसी 2024 के जो सेट 2 जीए हैं इसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बिना स्किप के वीडियो को एट लास्ट देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो यफी है यफी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एस ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन नंबर 2 पी ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन नंबर 3 डी ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन नंबर 4 एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक, अब सुनना, जो यहां पर यफी है तो हम लिखेंगे उत्तर एक और का। तो यफी क्या है? यफी जो है एस ब्लॉक का तत्व बिल्कुल नहीं है, पी ब्लॉक का तत्व बिल्कुल नहीं है, डी ब्लॉक का तत्व बिल्कुल नहीं है, एफ ब्लॉक का तत्व। तो एफ ई क्या है? एफ ई जो है ये एफ ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक का तत्व ही है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। आ, रुक जाओ, ट्रिक क्या बताया था हमने आपको? ट्रिक बताया था साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी। मतलब समझना ट्रिक क्या है। ट्रिक था आपका साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, यही तो है। तो मतलब ये सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व है। तो या फिर जो है आपका डी ब्लॉक का तत्व है ये, या फिर जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही है, डी ब्लॉक करेंगे हम लोग। ठीक, अब इसके बाद देखो उत्तर हम लोग करेंगे, खा को एक एक खा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे उत्तर एक और खा, फिर लिखेंगे उत्तर एक और गा, उत्तर एक और घा, उत्तर एक और इंग्या। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तर एक और चा। ठीक, इतने क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है खा नंबर में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 में है 3D क्यूब 4s2, ऑप्शन नंबर 2 3D5 4s2, ऑप्शन नंबर 3 3D5 4s1, ऑप्शन नंबर 4 3D6 4s2। मतलब हम लोग कहेंगे जो खा नंबर है इसके तीसरे को आप लोग सही करोगे, जो 3D5 4s2 है, मतलब 3D5 4s1। ठीक, और गा नंबर में है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। रुक जाओ, गा नंबर में है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज, लवण सेतु में हम लोग किसे हटा देंगे, मतलब गैल्वेनिक सेल में हम लोग किसे हटा देंगे? लवण सेतु को हटा देने पर सेल का जो अचानक हम लोग कहेंगे जो सेल का वोल्टेज अचानक शून्य हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास सही है, सेल का जो वोल्टेज है ये अचानक शून्य हो जाता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी में है, घा नंबर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो 0.0 वोल्ट। हाँ, तो ये हो गया 0.0 वोल्ट।
और के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी के लिए कथन सत्य है, तो देखो इसके लिए जो ये क्या है, ई ए जो है ये संकीर्ण ऊर्जा है, यही कथन सत्य है। मतलब चौथा ऑप्शन को आप लोग सही करोगे। ई ए जो है ये क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा है। क्या है ये? सक्रियण ऊर्जा। और इसके बाद देखो यहाँ पर 4 नंबर में जो है इनमें है कि अभिक्रिया हाफ ए और 2b के लिए विघटन की दर b बनने की दर जो है, तो इसमें जो आप लोग जो ऑप्शन नंबर करोगे आपका सेकेंड पार्ट सही करोगे। इसको सेकेंड पार्ट माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, -1/4 डी बी बाई डी टी। अब आ जाओ हम लोग दूसरे के का को करते हैं। मतलब अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव। मतलब अब हम लोग करेंगे, ये तो था ऑब्जेक्टिव, अब करेंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग लिखेंगे उत्तर 2 और का। दूसरे का में क्या पूछा हमसे, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। एनिलीन की विभिन्न जितने भी अनुनादी संरचना हैं, एनिलीन की जितने भी अनुनादी संरचना हैं उस संरचना को हम लोग लिखेंगे। तो समझना, सबसे पहले एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे एनिलीन की अनुनादी संरचना। हाँ, तो एनिलीन की अनुनादी संरचना। एनिलीन की अनुनादी संरचना, सबसे पहले संरचना में बहुत सिंपल है, देखो आप लोग समझ जाओगे इसको। सबसे पहले एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर ऐसे नहीं दर्शा सकते, ऐसे दर्शाएंगे तो बॉन्डिंग नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक बंद और एक बंद, इसके साथ NH2 का होना इसे कहते हैं एनिलीन। ठीक, समझना, अभी आप लोग समझना, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले बेंजीन रिंग को बना लेते हैं। ठीक, पहले बेंजीन रिंग को बना लेते हैं, ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं 1 2 3 4 एक और बनाएंगे। हाँ, अब सुनना यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एनिलीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है, और युग्मित के रूप में ही होना चाहिए। इन्होंने एनिलीन ने क्या किया कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसे दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इसे दिया। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर दिया, तो यहां पर क्या हुआ समझना, सब में एनिलीन के पास हम लोग NH2 लिखेंगे। ठीक, सभी में हम लोग, सभी एनिलीन है तो NH2 लिखेंगे, टोटल सबको हम NH2 ही लिखेंगे। हाँ, अब अनुनादी संरचना को समझना, इसने इलेक्ट्रॉन को इसे दिया, इसने यहां पर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को इसे दे दिया। जैसे ही दिया तो यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन माइनस, ये बंद टूटा, तो यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहां का बंद टूटा, बचा केवल हमारे पास एक बंद ये और एक बंद ये। बात क्लियर, मात्र इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, इसका बंद टूटा। अब क्या हुआ कि ये जो है इसे इलेक्ट्रॉन को देता है यहां से, फिर किसे दिया इसने, इससे इलेक्ट्रॉन को दिया। देखो सिंपल तरीका समझो, इलेक्ट्रॉन का दान किस प्रकार कर रहे हैं, अगर इसको आपको दिक्कत आ रही है तो समझना।
यूं दान करेंगे, 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 इसके ऊपर है उसे दान कर देंगे और वो फिर से उन्हें उन्हें दान कर देगा वो। तो बस यही सिस्टम होता है अनुनादी में। ठीक है, तो मतलब अब यहां से इलेक्ट्रॉन का दान हुआ इसमें, मतलब यहां पर जैसे ही दान हुआ, ठीक, यहाँ का बंद हटा, ये बंद तो है, ये बंद है, बट यह बंद ये गायब है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसने जो है ये इसने जो है ये क्या किया, इसने इसे दिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसे दे दिया। तो अब क्या हुआ कि यहां से इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को इसे दिया तो यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन तो माइनस का होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर माइनस का। अब इसने क्या किया कि इसी इलेक्ट्रॉन को फिर इसे दिया, इसने फिर से समझो, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, एक बार इसे देते हैं, एक बार इसे देते हैं, एक बार इसे देते हैं, इसे देंगे, इसे देंगे, इसे देंगे, फिर से पुनः वापस कर देंगे। मतलब ये सिस्टम है, बस ऐसे ही कर रहे हैं हम। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है तो पुनः फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकलेंगे, इसको इन्होंने इसे दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर बंद बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसने यहाँ से फिर यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, बंद बना यहाँ पर, एक बना यहाँ पर। ठीक, अब इसने क्या किया कि इस दो इलेक्ट्रॉन को फिर इसे दे दिया, जैसे ही इसे दे दिया, ठीक, जैसे ही दिया इसे, तो अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर अब फिर इसने क्या किया, इसने दिया इसे, इसने दिया इसे, तो यहाँ पर बंद बनेगा हमारे पास, यहाँ बंद बनेगा, यहाँ बंद बनेगा, फिर ये पुनः कर देता है वापस इसे, ठीक, इसे वापस कर देता है, इसे दोबारा फिर कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझो, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, और इसने इसे दिया, फिर इसने वापस कर दिया। बस इसे कहेंगे हम लोग अनुनादी संरचना। देखो, अभिक्रिया के वेग पर ताप ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, तो लिखोगे उत्तर दूसरे का खा, उत्तर दो और खा। दूसरे के खा में हेडिंग जरूर डाल लेना कि इन्होंने जो पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने, कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और सांद्रता क्या, मतलब इसके लिए आपको बता दें कि अभिक्रिया का वेग हमेशा जो है उसकी सांद्रताओं के घातों पर निर्भर होता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर है? सांद्रता की घातों पर। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये समझना आप लोग। सबसे पहली बात तो है कि अभिकर्मक की सांद्रता और उत्प्रेरक की उपस्थिति और प्रकाश, तीनों पर ये डिपेंड है, तीनों पर डिपेंड है। मतलब अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, हमेशा अभिकारक की सांद्रता की घातों पर ही निर्भर है। वो किस पर निर्भर है? अभिकारक की घातों पर निर्भर है। ठीक है, अगर उस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अभिकारक की सांद्रता जितनी भी अधिक होती है, अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। ये है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। यदि अभिकर्मक की सांद्रता कम होती है तब वेग भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा इन्होंने कि Fe(Fe)CN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। तो उत्तर 2 और गा लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 के गा को करने जा रहे हैं। ठीक, उत्तर 2 के गा में क्या है? उत्तर 2 के गा में है कि जो K4
FeCN6 है तो लिखेंगे हम लोग K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक, कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों की सांद्रता। अब समझना, जैसे K4 है तो लिखेंगे हम लोग K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट है। तो इसे हम लोग जब इसके जल अपघटन करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन H2O, इन्होंने ही कहा है कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों की। तो अब जैसे जल अपघटन करेंगे तो उसको आयनों में तोड़ेंगे तो K जो है, K निकलेगा हमारे पास पॉजिटिव। K क्या है हमारे पास, K को लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव, प्लस जो FeCN6 है तो हम लोग लिखेंगे FeCN6 है, तो फिर ये है हमारे पास नेगेटिव। अब बात है कि K4 है तो बैलेंस करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अगर ये 4 पॉजिटिव है तो फिर ये 4 नेगेटिव भी है। तो ये है पोटेशियम आयनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, मतलब ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये है पोटेशियम और ये फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो इसके बाद इन्होंने पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी ये भी कहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो समझना इसमें क्या पूछा है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे +2। ठीक, समझना ये हो गया 4 एकम 4। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये हुआ 4 इंटू पोटेशियम का 1, ये केंद्रीय धातु है तो इसको हम लोग मानेंगे x, और +6 इंटू CN का -1 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 एकम 4 प्लस x -6 बराबर 0, घटकर -2, x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात तो है वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। देखो इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में के का को देखो, लिखेंगे उत्तर 3 और का। उत्तर 3 और का। 3 के का में है 46 ग्राम एथेनॉल। 46 ग्राम एथेनॉल, तो लिखेंगे हम लोग 46 ग्राम एथेनॉल। तो एथेनॉल का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान बराबर 46 ग्राम। और एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अणु भार निकालेंगे तो 2 इंटू कार्बन का भार 12, 5 इंटू हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का हो गया हमारे पास 16। ठीक, और प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 46। ठीक, और इसके बाद घोला गया एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। जल की मोल अंश की गणना कीजिए। सबसे पहले मोल निकालते हम लोग। तो मोल जो है
एथेनॉल का जो द्रव्यमान है, एथेनॉल का द्रव्यमान क्या है 46, और एथेनॉल का जो अणु भार है ये भी 46। तो मोल बराबर 1। मोल जो निकालेंगे, मोल हमारे पास क्या निकला 1। और इनमें कहा है जल के 54 ग्राम, जल के 54 ग्राम। तो जल का मोल, तो हम लोग निकालेंगे जल का मोल, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। जल का देखो भार 54 ग्राम दे दिया गया है, और जल का जब अणु भार निकालोगे तो 18 निकलेगा, 18 तिया 54। अब मोल अंश बराबर मोल अंश, मोल अंश जिसके बारे में पूछ दिया जाए उसके मोल को ऊपर, बाकी टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। तो मोल अंश बराबर हम लोग मोल अंश निकालेंगे एथेनॉल का। ठीक, तो एथेनॉल का जब निकालेंगे तो एथेनॉल का मोल 1, बाकी 3 + 1, तो हम लोग कहेंगे कि मोल अंश वो भी एथेनॉल का, तो हम लोग कहेंगे 1/4। तो मोल अंश बराबर 1/4, अर्थात कह सकते हो 0.25, मतलब भाग करने के बाद। तो 0.25 कर लो या 1/4 कर लो। ठीक, और इसके बाद हम लोग मोल प्रभाज को निकालेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज, वो भी जल का मोल प्रभाज, मतलब जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश निकालेंगे, तो जल का है 3/4 कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 1 - 0.25, तो बराबर 0.75 मोल। ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे के, कौन सा, खा को। चलो इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं तीसरे के खा को। ठीक है, देखो तीसरे के खा को करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर 3, उत्तर 3 और खा। 3 के खा, 3 के खा में क्या है, ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते ही है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली बिलियन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है। बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले वही लिखो आप लोग। तो हम लोग कहेंगे कि 1.325 निर्जल सोडियम कार्बोनेट जल में घोलकर, तो बिलियन की नॉर्मलता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता, जिसको लिखते हैं कैपिटल एन से। बिलियन की नॉर्मलता क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, बस इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मान रखेंगे। हमारे पास देखो ये मान दे दिया गया है, जो विलेय का द्रव्यमान है, नॉर्मलता को लिखते हैं हम लोग यन से, ये दे दिया गया है देखो 1.325 बटे, ये भी दिया गया हमारे पास 53 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, तो बटे हम लोग कहेंगे 53, और बटे हमारे पास ये देखो 250 हमारे पास मिलीलीटर दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे 250 इंटू 10⁻³ ये हुआ लीटर। अब इसे एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं,
1.325 इंटू इसे ऊपर ले जाओ तो 10 की घात 3 बटे ये हुआ 53 इंटू 250। दशमलव हटा के 1 2 3 0 बढ़ा लेंगे, इससे ये कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1325 बटे 53 इंटू 250। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 3 5 6 का 30, पचम 25 और ये हुआ पचम 25। फिर काटो 5 से, पचम 25, 1 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 53 कैंसिल तो 1/10, अर्थात हम लोग कहेंगे n बराबर 1/10 भी लिख सकते हो और 0.1 भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन एक जीरो हमारे पास, हाँ ठीक है। तो 3 0, एक जीरो वगैरह बचा, तो हम लोग कहेंगे कि 0.1 नॉर्मल था। एक बार दोबारा चेक करेंगे इसको, हमारे पास 1.325 ग्राम है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद 250 मिलीलीटर है, तो 250 इंटू 1000 किया हमने, ये भी सही है हमारे पास। और इसके बाद है 53 तुल्यांक द्रव्यमान जो है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, चलो एक नॉर्मल या 0.1 नॉर्मल बात एक ही है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना कि कहीं पॉइंट वगैरह इधर उधर नहीं है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे खा को कर चुके हैं, तीसरे के खा के बाद हम लोग तीसरे के गा को करेंगे। तीसरे गा में क्या पूछा गया, फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तीसरे के गा, तो सबसे पहली बात तो है आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। ठीक, सबसे पहले आप लोग लिखोगे उत्तर 3 और गा, उत्तर 3 और गा। 3 के गा में है, 3 के गा में है, एक बार एक उसको चेक कर लेते हैं, पचम 25, हाँ। तो 3 के गा में फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों, जो फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इसे आप लोग बताओ। तो फिनॉल का उपयोग सबसे पहले सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन, सैलोल आदि औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जो है हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, फिनॉल का उपयोग। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे के घा में क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में तीसरे घा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 3 और घा, उत्तर 3 और घा। तीसरे घा में देखो क्या पूछा है, तीसरे घा में है हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका क्या है, तो हमारे जो हार्मोन्स हमारे शरीर में जो है किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, इसमें एक तो उपाचायक में, एक समस्थान में, एक वृद्धि तथा विकास में, एक लैंगिक कार्य, जनन, मानसिक एवं शारीरिक, इन सब में हार्मोन्स जो है अपनी भूमिका, इनका हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख दीजिए। तो इस प्रकार से लिखना आप लोग, हमारे शरीर में हार्मोन्स की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1 उपाचय में, नंबर 2 समस्थान में, नंबर 3 वृद्धि विकास में, नंबर 4 लैंगिक कार्य में, नंबर 5 जनन में और नंबर 6 मानसिक एवं शारीरिक स्थितियों में। ठीक है, इसके बाद चौथे का में है रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, एथाइन पर H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए।
मतलब इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक, तो समझना, सबसे पहले हमारे पास हम लोग लिखेंगे उत्तर 4 और का। ठीक, क्या लिखेंगे, उत्तर 4 और का। उत्तर 4 और का, 4 का काम है क्या है समझना, कि इन्होंने कहा है कि रोजेंड-मुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया पर इन्होंने क्या कहा है कि टिप्पणी लिखिए, और इसके बाद जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, मतलब इस प्रकार से एथाइन पर H2SO4, सबसे पहले एथाइन बनाते हैं। एथाइन में हम लोग CH के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये होगा मेथ एथ एथाइन हो गया। एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, H2SO4 HgSO4, ठीक, जल की अभिक्रिया, केवल रासायनिक समीकरण लिए जल की अभिक्रिया में। तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के दौरान पहले हम लोग बाइनिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं, जो कि है CH2 रिएक्शन CHOH, जो कि बाइनिल एल्कोहल है, बाइनिल एल्कोहल है। ठीक, इसके बाद इसी की अभिक्रिया हम लोग पुनर्विन्यास करते हैं, पुनर्विन्यास, जिसमें मिलेगा CH3CHO, पुनर्विन्यास करेंगे हम लोग। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास CH3CHO। ठीक है, मेथ एथ तो हम लोग कहेंगे एथेल्डिहाइड, ये क्या हमारे पास एथेल्डिहाइड। ठीक है, ये अब देखो हमारे पास इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर चौथे खा में अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर उल्लेख कीजिए। फिर दिया गया अभिक्रिया HgCl2 रिएक्शन 2HCl शून्य कोटि अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। जो अभिक्रिया का वेग समीकरण है ये भी हम लोग लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले समझना आप लोग, इन्होंने क्या कहा है, अभिक्रिया की कोटि, समझना, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि का अंतर लिखिए। सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में हम लोग अंतर लिखेंगे, इसके बाद इस रिएक्शन को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग, तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। यदि अभिकारक की सांद्रता की घात 0 हो तो उसे शून्य कोटि कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे कि यहां पर हमारे पास यहां पर हमारे पास इन्होंने दिया है, इस प्रकार से दिया है। सबसे पहले H2,
ये दिया गया है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl। ठीक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, और देखो इन्होंने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखोगे? अभिक्रिया की जो कोई भी अभिक्रिया हो वो अभिकारक की सांद्रता की घातों पर निर्भर कर होता है। तो इसकी जो अभिक्रिया की जो दर होगी, दर, ये अनुक्रमानुपाती है किसके? H2 इसकी घात 0 और Cl2 इसकी घात 0। यानी अभिकारक इसे कहते हैं, उत्पाद इसे कहते हैं। अभिकारक की सांद्रताओं की घातों को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसकी कोटि अगर 1 कर देंगे तो हम लोग उसको प्रथम कोटि कहेंगे, अगर 0 कर देंगे तो उसे शून्य कोटि कहेंगे। इन्होंने शून्य कोटि के बारे में बात की है, इसलिए हमने इसे शून्य कोटि लिखा। तो लिखेंगे उत्तर 4 और खा। अब देखो 4 के गा में क्या है? सेल के विशिष्ट प्रतिरोध चालकत्व की परिभाषा लिखी है। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, और चालकत्व की परिभाषा आप लोग पीछे हम आपको बता भी चुके हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। ठीक है, और जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद है ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथे का घा, लिखेंगे उत्तर 4 और घा। उत्तर 4 और घा। ठीक है, 4 के घा में है, 4 के घा में है ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम अभिक्रिया केवल समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ब्रोमो एथेन है, ब्रोमो एथेन में ब्रोमीन परमाणु प्रत्यक्ष प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन आबंध दुर्बल होता है, अर्थात ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील होता है। दूसरी ओर ब्रोमोबेंजीन में सी आबंध अधिक प्रबल बेंजीन वलय में होता है, अतः ब्रोमोबेंजीन में CBr आबंध अधिक प्रबल होता है, अर्थात ब्रोमीन परमाणु कम क्रियाशील होता है। जो ब्रोमो एथेन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको उससे परिचित कराते हैं। ब्रोमो एथेन, ब्रोमो के लिए 2 कार्बन लोगे तो C2H5 और ये हुआ Br, तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? NaBr के साथ क्रिया करा देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा C2H5 रिएक्शन C2H5 प्लस NaBr। तो ये तो हुआ हमारे पास N ब्यूटेन, और ये हुआ हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ। इसके बाद ब्रोमो एथिन की तुलना में ब्रोमो एथिन का जो अधिक क्रियाशील क्यों होता है, फिर से आपको समझा दे। आपको ब्रोमो एथिन में ब्रोमीन परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है। तो ब्रोमो एथेन में जो ब्रोमीन परमाणु है, ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा होता है? ये कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और इस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन आबंध जो है ये दुर्बल होता है, क्योंकि सोडियम इसको तोड़ रहा है, मतलब ये हुआ दुर्बल। ये क्या हुआ? दुर्बल। तो इस कारण से जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन परमाणु है ये अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमसे इन्होंने आगे क्या पूछा है? आगे हमसे पूछा है एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन विविध के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो 5 में का, तो लिखोगे उत्तर 5 और का। उत्तर 5 और का। एमीन किसे कहते हैं?
अगर कार्बन के साथ NH समूह आ जाए, कार्बन के साथ क्या आ जाए, NH समूह आ जाए, NH समूह जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ब्रोमीन कहते हैं। या हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि अमोनिया अणु के एक या दो या सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल समूहों के साथ जुड़े रूप, मतलब चाहे अमोनिया को कार्बन समूह के साथ, या ऐसा कह सकते हो एल्किल समूह के साथ या एरिल समूह के साथ जुड़ना, अमोनिया का एल्किल समूह के साथ या एरिल समूह के साथ जुड़ना, उसे एमीन कहते हैं। एल्किल किसे कहते हैं, एल का मतलब कार्बन, और एरिल किसे कहते हैं, एयर का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो चाहे बेंजीन रिंग के साथ अमोनिया जुड़ जाए तो उसे एमीन कहते हैं, चाहे कार्बन के साथ अमोनिया जुड़ जाए उसे एमीन कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा है प्राथमिक, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में आप लोग को एक अंतर बताओगे। ठीक है। प्राथमिक एमीन हिंस वर्ग परीक्षण में स्वच्छ विलयन देती है, जो अम्लीकृत करने पर यन एल्किन बेंजील सल्फोनामाइड अभिलय देती है। द्वितीयक एमीन हिंस वर्ग परीक्षण में यन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देती है, जो अम्ल मिलाने पर अप्रभावित रहता है। तृतीयक एमीन हिंस वर्ग परीक्षण नहीं देती है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5वें का, जो का दूसरा है। का के दूसरा में है, एक चीज आपको प्राथमिक द्वितीयक एमीन के बारे में पहचान बता देते हैं। जैसे मान लो कि एमीन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये एरिल्स बता रहे, हाँ एरिल्स बता रहे, अगर एन को यहाँ जोड़ दोगे, ठीक, तो यहाँ से अगर एक गिनेंगे तो ये हुआ प्राथमिक एमीन। यहाँ NH3 को जोड़ दोगे तो इसी कहोगे द्वितीयक एमीन। यहाँ जोड़ दोगे NH3 को तो इसी कहोगे तृतीयक एमीन। अगर गिनती यहाँ से 1 2 के रूप में करते हैं। ठीक है, ऐसे। इसके बाद 5वें का दूसरे में है कि जो यक्स है, मतलब एथेन एमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं तनु HCl को अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो 5वें का दूसरा, एक का पहला, अब लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 और का, और उसी के दूसरे को करेंगे। ठीक है। दूसरे में क्या क्या है समझना। एथिल एमीन का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2, और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे NH2। यहाँ पर भी हम लोग NH3 की जगह NH2 जोड़ेंगे। ठीक, NH2, ठीक है, प्लस किसके साथ, HCl के साथ। तो HCl रिएक्शन के बाद अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर हम लोग अगर बंद तोड़ेंगे, प्लस माइनस बंद को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर तोड़ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समझना। रिएक्शन के बाद CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, NH जो है एक H इसे दे दो तो ये हो गया NH2, ये हो गया पूरा का पूरा धनायन, और ये Cl जो है ये हुआ ऋणायन। इसके बाद इन्होंने पूछा है दूसरे में कि एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट, ठीक, सोडियम नाइट्राइट एवं तनु HCl को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एनिलीन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो है बेंजीन रिंग बनाओ। ठीक, बेंजीन रिंग में अमोनिया का होना उसे एमीन यानी एनिलीन कहते हैं। किसके साथ, इन्होंने कहा है कि नाइट्राइट के साथ, ठीक, सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो सबसे पहले समझना, सोडियम नाइट्राइट के साथ हम लोग क्रिया करवाएंगे। इस क्रिया से पहले हम लोग एक क्रिया कर लेते हैं। एक क्रिया क्या कर लेते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइट को, जो सोडियम नाइट्राइट है, इसे HCl से क्रिया करा लेते हैं,
और जिसके दौरान हमें मिलता है HNO2 और प्लस NaCl। ठीक, ये बना HNO2 और NaCl, ये बंद टूटा, ये बंद टूटा। ठीक, NaCl। अब इसकी जो HNO2 है इसी की अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं और प्लस यहाँ पर HCl। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कराने पर यहाँ पर जो N है, ये NH2 है तो ये N है, ये तो पॉजिटिव धनायन, और यहाँ पर ये जो Cl है, Cl की क्रिया इसके साथ कराएंगे। एक N दे दो, एक Cl दे दो, तो हम लोग कहेंगे NCl। ठीक है, NCl प्लस हमारे पास 2 H2 निकलेगा, H और H, ये हुआ H और ये हो गया H और H H2 और इसका O H2O, और Cl को और N को हमने इन्हें दे दिया तो NCl। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये फार्मूला, ये बना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब देखो आप लोग पांचवें के खा को, पांचवें खा में क्या है? पांचवें खा में देखो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? ठीक, डी ब्लॉक के तत्व तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग डी उपकोष में भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में भरते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हो वे तत्व जिनमें पहले कोष में n-1 कोष के डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इसके बाद वे तत्व जिनमें n-2 F या n-2 D तथा NS अपूर्ण होते हैं या ब्लॉक तथा आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग सिंपल तरीके से भी कह सकते हो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकोष में भरे जाते हैं उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो उत्तर लिखोगे पांचवें का खा का पहला दूसरा मतलब, हाँ लिखेंगे उत्तर पांचवें का खा, तो उत्तर 5 का खा डी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे और एफ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो लिखेंगे हम लोग n-1। ठीक, डी, और डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर n यश में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर एफ ब्लॉक में फार्मूला n-2 2 की कमी, एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, और फिर n-1 और डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और n-1 यश में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवें गा में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले आप लोग इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो पहले शॉर्ट कर लो, फिर इसको आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, गा में है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो। एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। फिर किसके साथ हम लोग गर्म करेंगे? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का फार्मूला NaBr और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। जब रिएक्शन करेंगे तो Br नेगेटिव में है, OH नेगेटिव में है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहली बात तो N और ये S लेंगे, तो
HSO4 सोडियम हाइपोसल्फेट, ये हम लोग बना लेंगे। इसके बाद जो C2H5 है, इसके OH को हटाओ, Br को जोड़ो तो C2H5Br। अब हमारे पास बचा क्या? OH बचा और यहाँ का H बचा, एक H, तो ये बना हमारे पास H2O। फिर इसके बाद इनका कहना है एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड नहीं टालुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है। टालुइन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग के साथ CH3 का होना, इसे टालुइन कहते हैं। और Cl2 के साथ क्रिया करवाएंगे Fe की उपस्थिति में अंधकार में। जब भी अंधकार में क्रिया कराएंगे तो चाहे क्लोरो मतलब क्लोरीन है ये, तो क्लोरीनीकरण, चाहे आप लोग हाइलोजनन कराओ, चाहे सल्फोनीकरण कराओ, चाहे क्लोरोनीकरण कराओ, आप लोग एक बार यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आर्थो पर Cl को जोड़ेंगे, एक बार पैरा को Cl पर जोड़ेंगे, जो कि सेट 1 में भी आपको बता चुके हैं। तो बस 2 Cl है, एक बार उसके आर्थो पर जोड़ो, जो तो हम लोग कहेंगे आर्थो क्लोरो टालुइन, पैरा क्लोरो टालुइन। इसके बाद देखो एनिलीन मतलब क्या है इसमें, नहीं बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला है C6H5N2Cl, और इसकी क्रिया जल से कराएंगे। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है Cl नेगेटिव है और इसका एक H दे दो तो HCl बना। बाकी हम लोग C6H5 को हम लोग OH दे देंगे, C6H5OH, ठीक। और यहाँ पर N2 को बाहर निकाल दो। लास्ट में है 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया था। 2 ब्रोमोपेंटेन, देखो मेथ एथ प्रोब्यूटपेंट 2 पर है, तो 2 ब्रोमोपेंटेन KOH के साथ क्रिया करवा देंगे। क्रिया के दौरान आपको K और Br की क्रिया करवा दो, KBr OH और एक H दे दो तो H2, और बाकी सबको जो बचे उसको लिख दो। जहाँ बॉन्डिंग कम पड़े H की, वहाँ पर 4-4 बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, और ये हुआ 1 2 और 2 4, मतलब 4-4 बॉन्डिंग होनी चाहिए, इसे गिन लो। इसके बाद हम लोग करेंगे 5वें का घा, ठीक। देखो 5वें के घा में क्या है, तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा। इसीलिए कहते हैं हमेशा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, उसको जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे कि ना आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कतें ना आए। इसलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना तैयार होकर जाते हैं, मतलब बिना तैयारी के जाते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग करेंगे 5वें घा में क्या है हमारे पास, वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब और 17.535 मिलीमीटर Hg, 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने में बिलियन की वाष्प दाब की गणना कीजिए। बिलियन की वाष्प दाब में गणना कीजिए। राउल्ट का नियम क्या है? द्रव द्रव के मिश्रण को राउल्ट का नियम कहते हैं, और द्रव में गैस के मिश्रण को हेनरी का नियम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो है, हम लिखेंगे कि 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प, तो हम लोग कहेंगे 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब P0 17.535, ठीक, ये दिया गया है। और इसके बाद जो हमारे पास ग्लूकोज का द्रव्यमान है 25 ग्राम है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान तो हम लोग कहेंगे स्मॉल w जो है ये 25 ग्राम है। ये ग्लूकोज का द्रव्यमान है। क्या है? ये ग्लूकोज का द्रव्यमान है जो कि 25 ग्राम है। और क्या दिया गया है ग्लूकोज का? तो अब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान तो लोग जानते भी हो आप लोग। ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है, जो अणु भार है ग्लूकोज का, यम बराबर ये होता है 180। और इसके बाद जो 450 ग्राम मतलब ये विलायक का द्रव्यमान है, तो हम लोग कहेंगे विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान ये है 450 ग्राम,
जो कि हमारे पास ये है कैपिटल डब्लू बराबर 450 ग्राम है। और इसके बाद है बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करो। तो वाष्प दाब तो माना हमने बिलियन का वाष्प दाब, माना बिलियन का वाष्प दाब पी और यश, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है या बराबर पी यश मान लो। ठीक, माना है तो एक काम करो, माना ना करो, बिलियन का वाष्प दाब पी एच बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो है फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला लगा देंगे हम लोग, समझना, पी नॉट माइनस पी एच बटे पी एच बराबर, ये लगाएंगे हम लोग स्मॉल डब्लू बटे ये होता है यम। ठीक है, और पूरे का बटे कैपिटल डब्लू बटे ये कैपिटल एम। अर्थात हम लोग कहेंगे कैपिटल डब्लू के इनटू में कैपिटल एम, नहीं ये कैपिटल डब्लू, ये स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू के इनटू में और कैपिटल एम इनटू कैपिटल डब्लू। ठीक, अब हम लोग मान को रखेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे हम लोग मान को रखेंगे यहाँ पर। तो समझना यहाँ पर पी नॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 17.535, 17.535 माइनस पी एच हमें नहीं पता है इस समय, और बटे पी एच हमें नहीं पता है, बराबर स्मॉल डब्लू का जो मान है हमारे पास क्या है, 25 ग्राम है। 25 इंटू यम का मान क्या है हमारे पास, यम का मान यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 180 दिया गया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग, रुक जाओ, ग्लूकोज का 25 ग्राम ये दिया गया है, अणु भार तो स्मॉल एम का मान है, कैपिटल एम का मान निकाला नहीं हम लोगों ने। दो कैपिटल एम का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 293 केल्विन पर ही है। जल का, तो जल का जब निकालेंगे, जल का होता है 18, तो यम बराबर हम लोग लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 18, जल का अणुभार 18 होता है। स्मॉल यम का मान है 180 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान है 450। ठीक, यहाँ पर ये हुआ 18.180 और 5 से काटो, 55 25 5 निम 45, 18 पंचे 90, तो 1/180, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, 17 ठीक है 17.535 इंटू 180 माइनस 180 पी एच बराबर पी एच, इसे उधर पक्षांतर कर दो, दशमलव हटा के हम लोग 1 2 3 0 1 0 कम कर लो। ठीक है, इसे उधर पक्षांतर करो, 180 पी एच प्लस पी एच बराबर गुणा कर लो, 18 पंचे 90, हमारे पास क्या है 9 है, 18 दूनी 36, 18 तिका 54, 54 और 9 63, 6 है, 18 पंचे 90 6 96, 9 है, 18 पंचे 90, 18 6 का 108, 18 सत्ते 126, 126 और 9 135, 13 है हमारे पास, 18 और 13 31 है हमारे पास, बटे एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव 100 कर लो, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये जुड़कर हमारे पास हो गया 81, 100 पी एच बराबर ये हुआ 31 563, यहाँ दशमलव। ठीक है, इसे जो है इसके बटे में पहुंचा दो, तो पी एच बराबर 31 56.3 बटे 181, जब हम लोग इससे भाग कर देंगे तो समथिंग हमारे पास आ जाएगा 17.44 मिलीमीटर।
तो हम लोग कहेंगे, तो ये आ जाएगा पीएच बराबर हमारे पास 17.44 समथिंग। आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, मतलब भाग तो करना इसमें, इससे इसमें भाग कर देना, चेक कर लेना। ठीक, तो ये आया हमारे पास इसका आंसर। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, घा को कर चुके हैं, 5 में कहें बस घा तक ही है। ठीक है, घा तक ही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उपसय संयोजन यौगिकों के उपसय संयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत BBT। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं इसको, का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक, मतलब इसी का उल्लेख करेंगे, इसके कमियों का भी उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका, चलो एक काम करो, इसको बाद में आपको बताते हैं। सबसे पहले एक काम करो, आप लोग इतने का अगर शॉर्ट करना चाहो तो पहले शॉर्ट कर लो, फिर हम जो है इसी को आगे बताते हैं आपको। हाँ, देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के का को करेंगे कि उपसय संयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत BVT का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। BVT का मतलब आपको बता चुके अभी हम कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग उपसय संयोजन यौगिकों आबंध सिद्धांत। ठीक, इसके देखो आपको बता दें कि इस सिद्धांत में इसकी जो अवधारणा है किस प्रकार से है कि रिक्त उपकक्षक होने चाहिए इसमें, जिससे उपसय संयोजी आबंध बन सके। मतलब इनमें जो कक्षाएं हैं रिक्त होनी चाहिए, जिससे कि उपसय संयोजी आबंध होने चाहिए, मतलब बन सके। और इसके बाद कुल आबंध संख्या पर निर्भरता के कारण आवश्यक निर्माण करते उपयोग, जैसे SPD को संकर्ण कक्षों का निर्माण करते हैं, और इसके बाद संकर्ण कक्षक आबंध बनाने में भी ये उपयोग होते हैं। ठीक है, और बाह्य उपकक्षक उच्च ध्रुवण तथा आंतरिक उपकक्षक निम्न ध्रुवण यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसमें ये भी पूछा है कि इसकी जो कमियां हैं, इसकी कमियां क्या है। इसकी जो कमियां हैं, तो कमियां या सीमाएं एक ही चीज, इसको ऐसे लिखोगे कि इस सिद्धांत के द्वारा निम्न उपसय संयोजन यौगिकों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर बल दिया गया है, जबकि लिगेंड के कक्षकों की महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। ये सब क्या है, इनकी कमियां हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आप लोग देख पा रहे हो कि थियोरेटिकल जो क्वेश्चन है सब आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। इसके बाद यह विभिन्न संरचनाओं की तुलनात्मक ऊर्जाओं की व्याख्या नहीं करता है। समन्वय संख्या 4 वाली धातु से बना संकुल चतुष्फलकी होगा या वर्ग समतली, इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी या सिद्धांत नहीं करता है। ये सब क्या है, इसकी कमियां हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 के जो अथवा है, अथवा में भी यही है, उपसय संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए, यही महत्व लिखोगे। इसके बाद है उपसय संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। तो उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व क्या है। उपसय संयोजन यौगिक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये खनिजों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में व्यापक रूप से पाए जाते हैं ये, और ये विश्लेषणात्मक रसायन, धातु कर्म, जैविक प्रणालियों, उद्योगों तथा औषधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, और इनके जो मुख्य उपयोग है जैसे गुणात्मक विश्लेषण, इसके बाद गुणात्मक विश्लेषण में हम लोग कोबाल्ट निकिल आयनों का पृथक्करण करते हैं, DMG द्वारा निकिल का परीक्षण करते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस भी है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा, ठीक है, 6 के खा का अथवा, 6 खा है एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब है कि इनको छोटे में केवल टिप्पणी लिख के दो इसको, मतलब ये नहीं कि इसको लॉन्ग मेथड में दो, संक्षिप्त टिप्पणी। तो एमिनो अम्ल जो है,
एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं जिनमें क्षारीय एमिनो तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। और इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या हैं कि कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अम्ल प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसी में इन्होंने इसी का अथवा में पूछा है कि कुछ विटामिन हैं उनके रोगों के नाम, मतलब निम्नलिखित विटामिन के स्रोत, इन विटामिनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके रोगों के नाम बताओ। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए, इसके विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, रतौंधी का मतलब रात में अंधा, मतलब रात्रि में कम दिखाई देते हम लोगों को, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को। इसके लिए इसका स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि विटामिन जो सी है, विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग, मतलब मसूड़ों का फटना, होठ का फटना, ये होता है। इसके लिए जो स्रोत है ये नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। इसके बाद विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सूखा रोग जिसे कहते हैं। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, मछली आदि का सेवन करना चाहिए, ये स्रोत है। विटामिन ई जो है ये प्रजनन शक्ति का क्षय अर्थात रक्ताल्पता आदि है। मतलब ये जो है प्रजनन के समय बहुत से लोगों के संतान की उत्पत्ति में कमी आ जाती है, तो उसके लिए विटामिन ई की कमी होती है उन लोगों में। सब्जियों के तेल जैसे गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी आदि, इसका सेवन करना चाहिए। और विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने के समय वृद्धि करता ही है। मतलब इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां हम लोगों को सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए विटामिन और उसके जो स्रोत और उसके जो रोगों के नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का अणु सूत्र C4H8O वाला। दो 7 का जो है ये पीछे सेट 1 जो है, सेट 1 में हम लोग जो 7वें का अथवा है उसमें हम इसको कर चुके हैं। तो या तो फिर आप लोग सेट 1 में जाकर इसको देख लीजिए, या तो फिर उसी को जाकर देख लीजिए, वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेट 1 जो है FZ जो है उसको उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए। सेट 1 FZ इसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कैसे प्राप्त किया जाएगा? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे उत्तर 7 का और अथवा। तो उत्तर 7 और का और इसका अथवा। ठीक है, सबसे पहली बात तो है नंबर 1, हम लोग किससे? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को प्राप्त करेंगे। किससे किसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को प्राप्त करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो बेंजोइक अम्ल किसे कहते हैं? एक बेंजीन रिंग बना देंगे। ठीक, बेंजीन रिंग बना देंगे और बेंजीन रिंग में हम लोग COOH जोड़ेंगे, तो ये हो गया बेंजोइक अम्ल। और इससे हम लोग बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले समझना, बेंजीन बनाने के लिए हम लोग सोडा लाइम का यूज कर सकते हैं, यानी CaO और प्लस NaOH। ठीक, और इसके साथ इसे गर्म कर देंगे। ठीक है, तो CO2 गैस तो निकलेगी, इससे CO2 गैस निकलेगी और यहाँ पर CO2 ये गैस निकल गई, केवल हाइड्रोजन बचा हमारे पास। अर्थात इसी से हम लोग कहेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा? ये बेंजीन। तो ये जो संरचना है इसे हम लोग कहेंगे कि ये है बेंजीन और ये है बेंजोइक अम्ल। ये है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि थैलिक अम्ल से
थैलीमाइड, हम लोग थैलिक अम्ल से थैलिक माइड प्राप्त करेंगे। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम लोग किससे किसे प्राप्त करेंगे? थैलिक अम्ल से। थैलिक अम्ल का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन में दो ओ सी ओ ओ एच जोड़ देंगे। एक इसके आर्थो पर जोड़ देंगे COOH, और इसके एक मेटा पर जोड़ देंगे COOH। इसे कहेंगे हम लोग थैलिक अम्ल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हुआ हमारे पास थैलिक अम्ल। और थैलिक अम्ल से हम लोग थैलीमाइड प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग अमोनिया से इसकी क्रिया कराते हैं। क्रिया के दौरान हमें मिलता है अमोनियम अमोनियम थायलेट। अमोनियम थायलेट का मतलब बेंजीन रिंग को बनाओगे, और इसके बाद इसके यहाँ पर आर्थो पर और मेटा पर हम लोग देखो, यहाँ पर COOH है। H को आयनों में तोड़ो, H को आयनों में तोड़ो, तो इस H और ये H ये निकला बाहर। ये जैसे बाहर निकला तो हमारे पास COO जो कि ऋण आयन है, और H इसके साथ जोड़ दो NH4, H इसके साथ जोड़ दो NH4। तो ये हो गया हमारे पास COO ऋण आयन और NH4 धन आयन। ये हुआ COO ऋण आयन और NH4 धन आयन। ठीक है, फिर यहां से इसे हीट कर देते हैं। ठीक है, और जल को बाष्प के रूप में निकाल देते हैं। जल बाष्प के रूप में निकलते हैं। यहाँ पर इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यहाँ से O और यहाँ से O, और इसी का H और इसका H, तो H2O ये दो H2O, इससे जल और इसके जल वाष्प दो जल वाष्प, तो ये दो जल वाष्प निकल गए। इससे निकलने के बाद हमारे पास ये बना बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CONH2, यहाँ बचा CONH2। यही है थैलीमाइड, यही है हमारे पास थैलीमाइड। ठीक, अब देखो तीसरे नंबर में हम लोग किससे किसे प्राप्त करेंगे? तीसरे नंबर में बेंजल्डिहाइड से यम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड के लिए एक बेंजीन रिंग बना दोगे। ठीक, ये बेंजीन रिंग बनाओगे और इसमें एल्डिहाइड समूह को जोड़ लोगे। एल्डिहाइड समूह का मतलब हो गया CHO, इस समूह को जोड़ोगे। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास, यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ देंगे CHO। ये हुआ हमारे पास बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये हुआ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से हम लोग M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मतलब मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाएंगे हम लोग। तो मतलब यहाँ पर नाइट्रो के लिए तो हमें HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे क्रिया कराएंगे आपको पता है कि ये नाइट्रीकरण है। एक आर्थो पर जो जाके जुड़ता है ये, और एक जो है मेटा पे जगह पैरा पे जाके जुड़ता है। तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग? H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा देंगे। जैसे कराएंगे ये सांद्र लेंगे। हाँ, तो जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पर फिर से समझना, नाइट्रीकरण करने के पर एक जो नाइट्रो है इसके आर्थो पर जाके जुड़ता है, एक नाइट्राइट इसके मेटा पर जाके जुड़ता है, या एक नाइट्राइट आर्थो पर एक नाइट्राइट पैरा पर ये जगह जुड़ता है। तो हमें मेटा चाहिए, इसीलिए हमने इसकी उपस्थिति ले ली। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये तो हमारे पास CHO है, तो यहाँ का नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्टली मेटा का दिखा रहे हैं। तो ये होगा हमारे पास NO2, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब प्लस यहाँ पर समझना इसका एक O और ये H। ठीक, तो ये बना हमारे पास H2O जो कि निकला बाहर, तो ये हुआ H2O। ये हुआ मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब देखो हमें चाहिए चौथा नंबर में है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे चौथा नंबर। ठीक है,
तो चौथा नंबर में हम लोग किससे किसे बनाएंगे? बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड। सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला लिख लेते हैं। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये वो बेंजीन, प्लस इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करा देंगे और HCl की भी क्रिया कराएंगे इसके साथ। और किसकी उपस्थिति में? तो हम लोग कहेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको हीट कर देते हैं। इसे हीट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास C6H5। अब यहाँ पर हम लोग C6H5 हैं, इसके CH को दे दो इसे, तो ये हुआ हमारे पास CH, ठीक, और ये NH, मतलब इन्हें हमने जोड़ा हमने CHNH, और प्लस हमारे पास ये एक H, इन सबको जोड़ दो, योगात्मक अभिक्रिया बना दो, सबको जोड़ दो, तो ये हुआ HCl, ठीक। इसकी क्रिया पुनः इसको जल की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा दो, क्योंकि हमें चाहिए बेंजीन। जिसे कराते हैं तो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO, ठीक, ये प्राप्त होता है, और प्लस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है NH4Cl। लास्ट हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड से रजत दर्पण। बेंजेल्डिहाइड से रजत दर्पण मतलब हम लोग कहेंगे 5वां नंबर। बेंजेल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग जानते हो, C6H5CHO, या बेंजीन रिंग के साथ CHO। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर C6H5CHO ये बेंजेल्डिहाइड है, रजत का मतलब हो गया चांदी चाहिए हमें, तो हम लोगों ने क्या किया कि टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराया, यानी Ag अर्जेंटाइड से, हाँ, Ag2O से इसी क्रिया करा दिया। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो इस क्रिया के दौरान हम लोग प्राप्त करेंगे C6H5, ये हुआ COOH प्लस ये हुआ 2Ag, यही है हमारे पास रजत, ठीक। जो रजत दर्पण है, यही है रजत दर्पण, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त करते हैं। ये है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसे खा में है, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया होती है और इसकी अभिक्रिया को, तो एक काम करो, पहले जो है ना आप लोग इतने को ही शॉर्ट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को कर देते हैं। हम लोग करेंगे उत्तर नंबर जो 7 का खा है, 7 खा में है, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल के साथ निम्नलिखित की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यूमीन का फार्मूला क्या होता है? फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के साथ CH इस प्रकार से इसे कहते हैं क्यूमीन। इसको सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि जैसे O को, केवल O को जोड़ दो यहाँ पर, बस डबल CH है तो COOH, बाकी CH3 को वही से लिखेंगे, जैसे क्यूमीन हाइड्रा पराक्साइड कहेंगे इसे। पुनः इसे ही गर्म कर देंगे, जैसे गर्म कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, CH3 को निकालेंगे, इस CH3 को निकालेंगे, इसके CO को निकालेंगे और बचा OH, तो ये बना फिनॉल। इस फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक है जिंक चूर्ण। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करेंगे, उसे गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो OH जो है खत्म, तो Zn ने लिया OH को, यहाँ बना बेंजीन, तो इससे बेंजीन प्राप्त करते हैं। फिर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ इसमें दिया गया है, इसके साथ क्रिया कराते हैं। जैसे कराते हैं आपको पता है, नाइट्रीकरण में एक बार नाइट्रो को उसके आर्थो पर जोड़ते हैं, एक बार पैरा पर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल फिनॉल है, फिनॉल ना होता तो अलग बात है, नाइट्रीकरण करते तो अलग बात है, केवल यहाँ पे फिनॉल की अभिक्रिया जैसे ही इसके साथ कराएंगे तो इसके जो NO2 है, एक उसके आर्थो पर, एक पैरा पर और एक आर्थो पर, इस पे इसको पिक्रिक अम्ल हमारे पास बनेगा इस प्रकार से, तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है। और इसके बाद NO2 है तो H और H2O बाहर है, इसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक। इसके बाद इसकी क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करते हैं, तो सेम यही हमारे पास बनता है, हमारे पास 2 बार आर्थो पर ब्रोमीन और 1 बार
पैरा पर, तो यहाँ से गिनती गिनो 1,2 तो 2,1,2,3,4,5,6 2,4,6 ट्रायोब्रोमोफिनॉल ये प्राप्त होता है हमें। लास्ट में हमारे पास बस 3 ऑप्शन है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथ में खा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जल से गैस मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, चित्र की आवश्यकता नहीं है। सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण और एथेनॉल के अनुप्रयोग। सबसे पहले इन्होंने जो कहा हमसे, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, रक्त ताप कोयले पर भाप को प्रवाहित करने पर जल गैस बनाते हैं। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है ये, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कार्बन प्लस H2 और रिएक्शन CO+H2। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग जल गैस को देख सकते हैं। जल गैस का मतलब होता है ज्वलन, मतलब बहुत हीट, बहुत अत्यधिक हीट करके। फिर सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण और एथेनॉल के जो अनुप्रयोग है, इन सबको आप लोग इसी प्रकार से लिखोगे, ठीक है, देख देख कर अच्छे से लिखोगे। सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। भारत में एथिल एल्कोहल को मुख्यतः सीरे के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। सीरे में लगभग 40% शर्करा सुक्रोज होती है और सीरे के अलावा एथिल एल्कोहल स्टार्चों के किण्वन भी बनाया जाता है। जौ, मक्का, आलू, चावल जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों से स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गन्ना, चुकंदर शर्करा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। एथेनॉल का अनुप्रयोग क्या है? एथिल एल्कोहल का उपयोग पेंट, वर्निश, गोंद, आयोडीन आदि के लिए विलायक के रूप में, ठीक है। कार्बन के अनेक यौगिक के विरचन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। बाकी सब आप लोग इस प्रकार से देख कर भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि इस सेट को जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग सेट जो है आगे पढ़ने वाले हैं, सेट 3GB, ठीक है। तो सेट 3GB के लिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए कि इस सेट में आप लोगों को कहाँ पर किसी क्वेश्चन में दिक्कतें आई है, क्या कहीं पर दिक्कतें आई है, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन से मतलब है, उसके आंसर से मतलब है और उसको समझने से मतलब है, बाकी से किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए कि सर आप ना इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, इसको ग्रुप में या दोबारा फिर आगे सेट में बता दीजिए, तो हम उसको जरूर बता देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतने, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट।